आप सबका अभिवादन करते हुए मैं प्रदेश की जनता को, प्रदेश के तमाम मतदाताओं को और कांग्रेस के तमाम लाखों कार्यकर्ताओं को तहे दिल से उनके द्वारा किए गए इस लोकतंत्र के पर्व में जो योगदान उनके द्वारा किया गया उसके लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आप सब जानते हैं कि लोकतंत्र के इस पर्व में लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए भारत में दिए गए संविधान के तहत दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए आम लोगों ने अपने मत का प्रयोग कर अपने मनपसंद सरकार चुनने में योगदान दिया। इसके लिए उन्हें मैं धन्यवाद देता हूं, आम लोगों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। कांग्रेस के उन कार्यकर्ताओं का मैं इस रूप में धन्यवाद अदा करना चाहता हूं आज कांग्रेस के यहाँ हेडक्वार्टर से, मुख्यालय से, कि सभी ने पांचों लोकसभा क्षेत्रों में अपने अपने स्तर से जो कुछ हो पाया एकजुटता का परिचय दिया। सब लोग एकजुट रहे और एकजुटता के साथ इस रण में सब लोग आगे बढ़े और बड़ी ताकत के साथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ये लड़ाई लड़ी। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को जमीन इतनी हार्ड पहले लगा नहीं होगा कि जमीन इतनी हार्ड है जो उन्हें चुनाव में महसूस हुआ, और इसका श्रेय निश्चित रूप में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जाता है। कल मैं गोपेश्वर और रुद्रप्रयाग में था और मैंने वहां एक बात कही और आज उस बात को यहां पर दोहराना चाहता हूं। हमारे तमाम साथियों ने मुझे ये कहा कि कार्यकर्ता कहते हैं कि भाई आपने अच्छा चुनाव लड़ा, लेकिन मैंने उन्हें ये बात कही कि ये बैटिंग अगर मैं कर पाया, ये आकलन तो तटस्थ लोग करेंगे कि हम कैसी बैटिंग कर पाए, लेकिन अगर मैं जो भी बैटिंग कर पाया वो इसलिए कर पाया कि हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बहुत उम्दा पिच बना रखी थी। और जब उन्होंने पिच अच्छी बनाई, ये मैं सभी लोकसभा क्षेत्रों के परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूं, जब उन्होंने पिच अच्छी बनाई तो उस पिच पर बैट्समैन जो जिस कैपेसिटी का रहा होगा उसने उम्दा बैटिंग करने की कोशिश की। मेरा अनुमान है कि सभी बैट्समैन, पांचों बैट्समैन ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा बनाई गई उम्दा पिचों पर बहुत ही उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और जिसका परिणाम आने वाले 4 जून को हम सबके सामने होगा। मेरे साथियों, चुनाव प्रथम चरण पूरे देश में कुछ 109 सीटें या कितनी सीटें हैं, 102 सीटों पर संपन्न हो चुका है और द्वितीय चरण का मैं समझता हूं कि 26 तारीख को मतदान होना है। ऐसे में ये बात दावे के साथ कही जा सकती है कि प्रथम चरण के चुनाव मतदान होने के बाद सत्ताधारी दल के पैरों तले की जमीन खिसक गई है और उनके जो बयान आ रहे हैं, मैं समझता हूं ये बयान भी स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अहितकारी बयान है। एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सत्ता में बैठे हुए वो लोग जिनका लाखों करोड़ों लोग अनुसरण करना चाहते हैं, उन्हें अपने बयानों में शुचिता का ध्यान रखना चाहिए। उन्हें अपने बयानों में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी बड़ी बारीक नजरों से हमारे उन तमाम नेताओं के बयानों का अवलोकन कर रहा है और अध्ययन कर रहा है। ऐसे में मुझे बहुत दुख है इस बात का कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपने 10 साल का हिसाब न देकर फजूल की बातें कर रहे हैं। और ये फजूल की बातें, जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी मंगलसूत्र पर कांग्रेस पार्टी के बारे में जो बात उन्होंने कही, ये बात बहुत ही निंदनीय है, हास्यास्पद है और तथ्यों से परे है। मैं आप सब लोगों को ये बात आपके सामने रखना चाहता हूं कि 65 साल कांग्रेस पार्टी ने राज किया और 65 साल के शासन के दौरान कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी को इस लायक बनाया कि वो अपनी मंगेतर के लिए और अपनी होने वाली पत्नी के लिए विवाह के समय एक उम्दा मंगलसूत्र बनाए। इस लायक कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी को बनाया और आज बिना तथ्यों के इस प्रकार की भ्रामक बातें फैलाकर जो चुनाव को हथियाना चाहते हैं, मैं उन्हें उनकी आंखें खोलने के लिए एक बात कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने 65 साल में जो सोने की कीमत थी, वो सोने की कीमत जब तक कांग्रेस का शासन था 30,000 के अंदर रहा, 30-35,000 के अंदर रहा 65 साल में, और इस 10 साल में उस सोने की कीमत आज 78,000 पर पहुंच गई है। तो मंगलसूत्र अगर हमारे भाई बनाना चाहते हो शादी के लिए, तो मंगलसूत्र बनाए कहां से? आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके 10 साल के शासनकाल में सोना आज 78,000 रुपए तोले पर पहुंचा हुआ है
और अगर बनवाई लगाएं, उसकी जो मेकिंग चार्ज होते हैं, जो और भी चीजें होती हैं, अगर वो लगाएं तो 80 से कम तो नहीं पड़ेगा। तो आज दोगुने से भी ज्यादा कीमत आपके 10 साल में आपने कर दी और आप मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं। दूसरा, आपने एक पक्ष पर जनसंख्या को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार बताते हुए इस बात को कहा कि भाई देश के संसाधनों पर एक पक्ष कब्जा कर लेगा। ये आपकी घृणित विचारधारा, जो आपका घृणित विचार है, वो बिल्कुल सामने आया है। और वो भी वो व्यक्ति कह रहा है जिनके माँ बाप की 6 संतानें हों, जिनके माँ बाप की 6 संतानें हैं, वो आज राजनीति में जब चुनाव के लिए इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि देश के आज जिन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए थी, उन मुद्दों पर चर्चा न होकर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर चुनाव को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उत्तराखंड की जनता को, उत्तराखंड के मतदाताओं को, कि वो तमाम कोशिशों के बावजूद भी वो मुद्दों से भटके नहीं और उन्होंने अपने जो हित के मुद्दे हैं उन मुद्दों पर चर्चा पसंद की। उन्होंने इस बात को पसंद किया कि अंकिता भंडारी के साथ ऐसा क्यों हुआ। वो सुनना चाहते थे कि हमारे, चूंकि स्टार कैंपेनर प्रधानमंत्री जी थे, तो प्रधानमंत्री जी के मुंह से ये सुनना चाहते थे कि अंकिता भंडारी के बारे में उन्होंने क्यों कोई एक्शन नहीं किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे पास इस बात के रिपोर्ट है कि जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ऋषिकेश आए थे, उसके अगले दिन प्रधानमंत्री कार्यालय के द्वारा अंकिता भंडारी के मामले में उत्तराखंड सरकार से जानकारियां मांगी गई। और मुझे भी इस बात की उम्मीद थी कि अगर प्रधानमंत्री कार्यालय से अंकिता भंडारी के मामले में जानकारी मांगी गई है, तो मैंने स्वयं थीम लाइन दे ही रखी है कि प्रधानमंत्री जी आए और ये कहें कि जिस समय तक मैं उत्तराखंड की धरती पर खड़ा हूं, उस समय तक वो तथाकथित वीआईपी सलाखों के पीछे हो जाना चाहिए। मुझे लगा कि ऐसा कुछ होगा और अंतोगत्वा अंकिता के परिवार को न्याय मिलेगा, लेकिन अफसोस की बात है कि फिर भी ऐसा नहीं हुआ। मुझे ये उम्मीद थी इस बात की कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ये जरूर कहेंगे कि मुझे पता लगा है कि उत्तराखंड के युवाओं के सपनों पर आघात हुआ है, इस योजना से, जो अग्निवीर की योजना है, उससे आघात हुआ है और मैं इस योजना को वापस लूंगा। वो कहते हैं ऐसा, लेकिन अफसोस है कि ऐसा नहीं हुआ। तो जनता ने अपने हित के मुद्दों को सुनना पसंद किया, फजूल की बातों को दरकिनार किया, और वही रिपोर्ट जब दिल्ली तक गई तो तब दिल्ली में बैठे जो शासनकर्ता हैं, उन्होंने अपनी भाषाएं बदल दी। वो चुनाव को ध्रुवीकरण, धार्मिक ध्रुवीकरण की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, वो चुनाव को इमोशनल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो भी इन मुद्दों पर इमोशनल बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिन इमोशनल बातों के लिए वो खुद जवाबदेह हैं। मैं सीधी तरह कहना चाहता हूं कि जिस मंगलसूत्र की वो बात कर रहे हैं, उस मंगलसूत्र को बनने में जो सोना लगता है, उसकी कीमत इनके समय में 2 गुने से भी ज्यादा बढ़ी है। 65 साल में 30,000। कोई साथी बता सकता है कि 2014 तक सोने की कीमत कितनी थी? 29-30,000। तो 29-30,000 2014 में छूट गया था और आज वो सोना 75,000 पार कर रहा है। तो मेरे प्यारे राज्यवासियों और प्यारे देशवासियों, जहां जहां ये हमारी बात सुन रहे हो लोग, कृपया ध्यान रखिए, अगर दिल्ली में बैठे हुए नेताओं को अपने बच्चों की शादी करनी होती ना, अगर होते बच्चे और उनको भी शादी करनी होती, तो सोना शायद इतना महंगा नहीं होता। लेकिन अगर सत्ता में बैठे हुए लोग संतानहीन हो और उनको बच्चों की शादी की फिक्र ना हो, तो सोना 70,000, 75,000 या 1 लाख हो जाए, किसी को क्या फर्क पड़ता है। और भाषण बोलने के लिए बहुत आसान हो जाते हैं कि कांग्रेस आएगी तो मंगलसूत्र क्या बोला गया। तो मैं सचेत करना चाहता हूं सभी मतदाताओं को, देखिए ऐसा है, बतेरे हमारे शुभचिंतक मुझे कहते हैं कि भाई आप फलाने जी के लिए मत बोला करें, लेकिन ये देश अगर त्रासदी झेल रहा है तो उन्हीं की वजह से झेल रहा है। और जब ये देश अगर उन्हीं की वजह से त्रासदी झेल रहा है, मैं गांव में बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूं जिनकी आज शादियां हैं, लेकिन वो 1 तोले की अंगूठी नहीं बना सकते हैं। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं। जब उन पर ये बीत रही है तो उनके आवाज को उठाने के लिए गणेश गोदियाल अगर अपने हित में अपनी आवाज को दबा दे कि कहीं मेरा हित ना हो जाए, तो मैं समझता हूं कि मैं अपने इस पद के साथ, इस कर्म के साथ मैं न्याय नहीं कर रहा हूं। इसलिए मैं अपनी आवाज को जोर शोर से उठाता हूं और इस मकसद से उठाता हूं कि ये आवाज दिल्ली तक जाए
और वो कुछ करें, इस पर कुछ विचार करें, हमारे लोगों को राहत दें। तो लोग त्राहिमाम कर रहे हैं और हम अगर बातों को न उठाएं तो फिर क्या क्या मतलब है राजनीति का। तो मेरे प्यारे साथियों, ये तमाम बातें थी। मैंने ये सोचा कि चुनाव संपन्न हो गया, मैं सभी को धन्यवाद दूं आप लोगों के माध्यम से। दूसरी बात है, कुछ लोगों की, कुछ राष्ट्रीय मीडिया की कुछ लोगों की मजबूरियां हो सकती हैं कि उन्होंने चाहते हुए भी जो बातें सामने आनी चाहिए थी वो बातें नहीं लाए, और कुछ लाए भी तो बड़ी दबी जुबान से लाए। उनकी कुछ मजबूरियां हो सकती हैं। लेकिन मैं स्थानीय मीडिया को, तमाम आप साथियों को, पत्रकारों को जो कि सिर्फ उत्तराखंड से संबंध रखते हैं, उत्तराखंड आप लोगों ने जिस प्रकार से तटस्थ भाव से ये कवरेज की, चुनाव की कवरेज की, मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि वास्तव में मुझे पहली बार ऐसा लगा कि लोकतंत्र का ये स्तंभ, जिसको हम कहते हैं कि लोकतंत्र का ये स्तंभ अगर कमजोर होगा तो लोकतंत्र कमजोर होगा, इस स्तंभ ने तटस्थ भाव से जो रिपोर्टिंग की और उसका जो प्रतिसाद हमें देखने को मिल रहा है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग देखिए, हम सब का पहला जो कर्तव्य है वो ये है कि राज्य और देश, और मुझे बड़ी खुशी हुई इस दौरान कि आप लोगों ने तटस्थ भाव से अपना जो फर्ज था उसका निर्वहन किया। इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं।